नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट टेक्निकल क्लासेज के ऑनलाइन पोर्टल पर मैं एमके सैनी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, मैंने आपको जितने भी वीडियो अभी दिए हैं, जितने भी अपनी क्लासें हुई हैं, प्रत्येक क्लास के मैटर का लिंक प्रत्येक दूसरी क्लास के मैटर से लिंक करता है। यानी कि बेसिक जीरो से अपन ने स्टार्टिंग की है और आज अपनी 5वीं क्लास है। तो आज अपन लोग इस क्लास में विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, विद्युत धारा को हम लोग आँखों से नहीं देख सकते, छू करके भी विद्युत धारा का पता नहीं लगा सकते। केवल और केवल विद्युत धारा की उपस्थिति को अपन केवल उसके प्रभावों से जान सकते हैं। तो इसके लिए विद्युत धारा के प्रभाव हम लोग यहाँ विद्युत धारा के 4 प्रभावों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें से सबसे पहला विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट। दोस्तों, चुंबकीय प्रभाव हम लोगों को सबसे पहले ओरस्टेड नाम का एक साइंटिस्ट था, जिसके द्वारा चुंबकीय प्रभावों के बारे में अवगत करवाया गया। इसलिए चुंबकीय प्रभावों या चुंबक से संबंधित जानकारी देने वाला खोजकर्ता ओरस्टेड है। ओरस्टेड चुंबकीय प्रभावों के खोजकर्ता हैं। चुंबकीय प्रभाव के बारे में ओरस्टेड ने बताया। उसके बाद में धीरे धीरे चुंबकीय प्रभावों या चुंबक के बारे में शोध किया गया। तो एक माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने चुंबकीय प्रभावों से संबंधित नियम प्रतिपादित किए। तो चुंबकीय प्रभावों से संबंधित नियम या सिद्धांत जिन साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए, उनका नाम माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे के द्वारा नियमों को प्रदान किया गया, नियम दिए। तो चुंबकीय प्रभावों से संबंधित नियम माइकल फैराडे के द्वारा दिए गए। माइकल फैराडे ने अपने नियमों के अनुसार एक स्टेटमेंट दिया, एक कथन दिया, और उन्होंने कहा कि किसी चालक में जब धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। दोस्तों, किसी भी चालक में जब धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब ये चुंबकीय प्रभाव हैं। इस प्रभाव पर अपने बहुत सारी मशीनें, बहुत सारे उपकरण कार्य करते हैं, जिनमें से इस सिद्धांत पर अपना जो मोटर चुंबकीय सिद्धांतों पे काम करती है। मोटर मैग्नेटिक ड्रैग, चुंबकीय खिंचाव बल के सिद्धांत पे काम करती है। इसी प्रकार से अपना जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणु के सिद्धांत पे काम करता है। इसी प्रकार से अपना जो ट्रांसफॉर्मर है, ये ट्रांसफॉर्मर भी चुंबकीय प्रभावों पे ही कार्य करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। तो इस सिद्धांत पर काम करने वाली युक्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो कार्यकारी युक्तियाँ, यानी कि चुंबकीय सिद्धांत पर काम करने वाली डिवाइसेज कौन कौन सी होती हैं? तो कार्यकारी युक्तियाँ ये सभी युक्तियाँ चुंबकीय प्रभावों
पर ही आधारित होती है। ठीक है, अब अपना जो ये चुंबकीय प्रभाव है ये दो तथ्यों पर निर्भर करता है, यानी कि दो कारकों पर निर्भर करता है। तो हम लोग उनकी बात करते हैं। तो देखिए, चुंबकीय प्रभाव दो कारकों पर निर्भर करता है, दो कारकों पर निर्भर करता है। देखिए, नंबर 1, विद्युत धारा की मात्रा, विद्युत धारा की मात्रा या मान पर। दोस्तों, किसी भी चालक में विद्युत धारा की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, उस चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, धारा के मान पर निर्भर करता है। ठीक है, अब दूसरा, धारा की प्रकृति पर, धारा की प्रकृति पर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, धारा की प्रकृति पर, विद्युत धारा की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। दोस्तों, विद्युत धाराएं दो प्रकार की होती हैं, एक डीसी डायरेक्ट करंट और एक दूसरी होती है एसी। जब भी किसी चालक में डीसी धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के चारों ओर स्थिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? स्थिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी कि स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। दोस्तों, किसी भी चालक में डीसी धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक में स्थिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन अगर उसी चालक में हम लोग सिंगल फेज एसी सप्लाई प्रवाहित करें, उसी चालक में यदि सिंगल फेज एसी सप्लाई प्रदान करें तो उस चालक में प्रत्यावर्ती प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी कि अल्टरनेटिंग टाइप मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। दोस्तों, अपनी जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है, अपन लोग उसको सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं तो उसका आर्मेचर रोटर घूमता नहीं है। क्यों नहीं घूमता? क्योंकि उसमें केवल प्रत्यावर्ती प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि रोटर को घूमने के लिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड टाइप का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना चाहिए, यानी कि रोटेटिंग घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से उसका रोटर घूम पाता है। तो इसके लिए क्या होता है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है, उसमें सिंगल फेज सप्लाई को दो फेज में डिवाइड करने के लिए एक रनिंग वाइंडिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग स्थापित की जाती है, जिनके माध्यम से सिंगल फेज सप्लाई दो फेज में डिवाइड होती है, जिससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो पाता है और रोटर घूम पाता है। तो टू फेज सप्लाई जब अपन चालक को टू फेज एसी सप्लाई प्रदान करते हैं तो उस चालक में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, यानी कि घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये जो घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ये स्पंदित प्रकार का होता है। स्पंदित घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग पल्सेटिंग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसको इंग्लिश में बोला जाता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी प्रकार से अगर उस चालक में हम लोग 3 फेज एसी सप्लाई प्रदान करें तो स्मूथ घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, स्मूथ घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी कि स्मूथ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, स्मूथ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है।
तो दोस्तों इस प्रकार से जब सिंगल डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है तो किसी भी चालक के चारों ओर स्थिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब उसको अपन लोग सिंगल फेज डीसी सप्लाई प्रदान करते हैं तो उसमें अल्टरनेटिंग टाइप का मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, और उसको अगर 2 फेज एसी सप्लाई प्रदान करें तो उसमें पल्सेटिंग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। अगर उसको अपन 3 फेज एसी सप्लाई प्रदान करें तो उसमें स्मूथ घूर्णनशील यानी कि स्मूथ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। ये चारों पॉइंट एग्जाम ऑफ यू की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी चालक में डीसी धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं स्थिर चुंबकीय क्षेत्र, प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र, तो वहाँ आप लोगों को ये देखना होता है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि 3 फेज प्रत्यावर्ती प्रकार की धारा किसी चालक में प्रवाहित होती है तो उस चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो स्मूथ घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार से काफ़ी बार प्रवेश कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये चारों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इनको जरूर याद रखें। अब हम लोग दूसरे प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। विद्युत धारा का दूसरा प्रभाव तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव, तापीय प्रभाव, थर्मल इफेक्ट। दोस्तों थर्मल इफेक्ट के बारे में सबसे पहले जूल नाम के साइंटिस्ट ने अपने विचार व्यक्त की, यानी कि जूल के द्वारा थर्मल इफेक्ट तापीय सिद्धांत के बारे में बताया गया। तो खोजकर्ता इसके जूल हैं, और जूल ने अपने कथन में इसके लिए कथन दिया, स्टेटमेंट दिया कि किसी चालक में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के प्रतिरोध के कारण वह चालक ताप उत्पन्न करता है। किसी चालक में जूल ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के प्रतिरोध के कारण ताप उत्पन्न होता है। दोस्तों आप लोगों ने कई बार महसूस किया होगा कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो वो चालक हीट उत्पन्न करता है। हम लोग जब जैसे उसको नज़दीक से छूने का प्रयास करते हैं तो वो चालक गर्म रहता है। तो ये गर्म होने की वजह क्या रही कि उस चालक में जैसे ही धारा प्रवाहित हुई तो चालक में प्रतिरोध के कारण चालक हीट उत्पन्न करता है। ठीक है, अब इस तापीय सिद्धांत पर कौन कौन से उपकरण कार्य करते हैं? तो देखिए, इस सिद्धांत पर, तापीय सिद्धांत पर कार्यकारी उपकरण। दोस्तों तापीय सिद्धांत पर अपना विद्युत हीटर है। इस विद्युत हीटर को जैसे ही अपन सप्लाई देते हैं तो विद्युत हीटर के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। तो ये विद्युत हीटर हो गया, इमर्सन रोड हो गई, इमर्सन रोड, सोल्डरिंग आयरन, ये सारे के सारे उपकरण तापीय सिद्धांत पर ही काम करते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विद्युत हीटर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो तापीय सिद्धांत पर कार्य करता है। अब जूल ने अपने नियम में के अनुसार एक स्टेटमेंट दिया कि किसी चालक में धारा प्रवाहित होने से वह ताप उत्पन्न करता है। तो ये जो ताप उत्पन्न होता है ये 3 तथ्यों पर निर्भर करता है। किसी चालक में धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न ताप 3 तथ्यों पर निर्भर करता है। 3 तथ्यों पर या कारकों पर निर्भर करता है। तो ये 3 कारक कौन कौन से हैं, इन कारकों के बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए, किसी चालक में उत्पन्न तापमान उस चालक में प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। जो चालक में जितनी मात्रा में धारा प्रवाहित होगी उतनी मात्रा में उसमें
ताप उत्पन्न होगा। तो किसी चालक में उत्पन्न ताप उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, नंबर 1 बात। नंबर 2, किसी चालक में उत्पन्न ताप उस चालक के रेजिस्टेंस के समानुपाती होता है। नंबर 3 बात, किसी चालक में उत्पन्न ताप उस चालक में कितने समय के लिए धारा प्रवाहित की गई उस समय पर भी निर्भर करता है। तो किसी चालक में उत्पन्न ताप 3 तथ्यों 3 कारकों पर निर्भर करता है, धारा, प्रतिरोध और धारा प्रवाह में लगे समय, इन तीनों कारकों पर निर्भर करता है। तो हम लोग इसको एक सूत्र या समीकरण के हिसाब से यहाँ नोट करते हैं। तो H बराबर I² RT, जूल, जूल ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई जूल होती है, तो ऊर्जा की इकाई यहाँ जूल। तो I² RT ये अपना एक सूत्र है दोस्तों, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। इस सूत्र पर आधारित काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, आप लोग इसको ज़रूर याद रखें। अब यहाँ H बराबर I² RT जब लिखते हैं तो अपना जो ताप आता है वो जूल में आता है। अगर हम तापमान को कैलोरी में लेना चाहें, ऊष्मा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको अपन कैलोरी में लेना चाहें, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, I² RT में जूल का भाग देते हैं, यानी कि जूल एक तुल्यांकी होता है, तापीय तुल्यांक जिसको बोलते हैं। तो यहाँ जब इसको कैलोरी में चेंज करते हैं तो H बराबर I² RT और उसमें हम लोग जूल का भाग दे देते हैं। जूल क्या है दोस्तों, जूल तापीय तुल्यांक है, तापीय तुल्यांक है और इसका मान 4.18 कैलोरी होता है, 4.18 जूल होता है, 4.18 जूल होता है। तो I² RT, H बराबर I² RT J, अब ये कैलोरी में बदल गया, कैलोरी में बदल गया, ठीक है। अब हम लोग देखिए यहाँ H बराबर I² RT है, तो I² क्या है, शक्ति है, T समय है। तो देखिए हम लोग इसको एक दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, H बराबर I² R ये शक्ति का सूत्र है और शक्ति का सूत्र P बराबर V² RB होता है। तो यहाँ हम लोग V² R लिख दें, यहाँ V² R लिखें और इंटू T, तो ये अपना आ गया जूल में, ये जूल में आ गया। अगर हम लोग हीट को कैलोरी में कैलकुलेट करना चाहें तो हम लोग इस सूत्र को एक दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ V² R है इंटू T है, अगर हम इसमें J का भाग दे देंगे यानी कि जूल का भाग देंगे, 4.18 वैल्यू का इसमें भाग देंगे, तो ये इससे जो मान प्राप्त होगा वो कैलोरी में मान प्राप्त होगा। इसी प्रकार से तीसरा P बराबर VI होता है, यहाँ ये I² R V² R ये शक्ति है, शक्ति गुणा समय क्या होता है, ऊर्जा होती। तो यहाँ तीसरा अपना सूत्र बनता है VIT जूल हो गया। अगर हम कैलोरी में मान प्राप्त करना चाहें तो उस कंडीशन में VIT बटे J का अगर इसमें अपन भाग दे दें, J का मतलब 4.18 वैल्यू से है, J का भाग दें तो ये मान अपने को कैलोरी में प्राप्त हो जाता है। दोस्तों ये जो सूत्र हैं, इन सूत्रों पर आधारित काफ़ी बार प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए ये सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, कैलोरी में या फिर जूल में। अब हम लोग कैलोरी और जूल में संबंध की बात करते हैं, तो एक कैलोरी में कितनी जूल होते हैं, तो एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं, 4.18 जूल होते हैं। एक किलो कैलोरी में 4180 जूल, आपको ऑप्शन में 4200 भी मिल सकता है, तो कोई बात नहीं है, लगभग 4187 भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, 4187 या 4187, कई बार ऑप्शन में 4200 भी मिलता है, तो 4187 या 4200 ये एक किलो कैलोरी में जूल का मान होता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रभाव है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए रासायनिक प्रभाव,
रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट, रासायनिक प्रभाव। दोस्तों, रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का जो रासायनिक प्रभाव है, इस रासायनिक प्रभाव के बारे में, प्रभाव से संबंधित जो नियम हैं वो नियम फैराडे के द्वारा प्रतिपादित किए गए। फैराडे ने विद्युत रासायनिक या विद्युत अपघटन से संबंधित 2 नियम दिए गए, जिन्हें फैराडे के नियम के नाम से जाना जाता है। तो रासायनिक प्रभावों से संबंधित नियम फैराडे के द्वारा प्रतिपादित किए गए। और ये जो फैराडे हैं, फैराडे ने अपने एक स्टेटमेंट दिया। फैराडे के द्वारा विद्युत रासायनिक प्रभाव से संबंधित एक स्टेटमेंट दिया गया। इस स्टेटमेंट में फैराडे ने कहा कि किसी विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो विलयन अपने अवयव में टूट जाता है। तो किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह विलयन अपने अवयव में टूट जाता है। वह विलयन अपने अवयव में टूट जाता है। दोस्तों, किसी भी विलयन में जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस विलयन में वह विलयन अपने अवयव में टूट जाता है, डिवाइड हो जाता है। जैसे H2SO4 है, H2SO4 एक रासायनिक विलयन है। जब हम लोग इसको विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये H2SO4 है, वो 2 अपने अवयव में टूट जाता है। H+ आयन अलग हो जाते हैं, SO4 आयन अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार से CuSO4 है, CuSO4 एक रासायनिक विलयन है और इसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो ये CuSO4 अपने आयनों में टूट जाता है। कॉपर अलग हो जाता है, सल्फेट अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी विलयन में, रासायनिक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने से वह अपने अवयव में टूट जाता है। ठीक है दोस्तों, रासायनिक प्रभाव पर आधारित उपकरण या डिवाइस है। तो देखिए, अपनी जो बैटरी है, कार्यकारी उपकरण या इस सिद्धांत पर काम करने वाले उपकरण, कार्यकारी उपकरण, कार्यकारी युक्तियाँ। तो अपने जो सेल हैं, सेल इसी सिद्धांत पर काम करता है। सेल रासायनिक प्रभाव या रासायनिक सिद्धांत पर ही काम करता है। तो सेल हो गया, बैटरी हो गई, ये बैटरी, सेल, ये सब रासायनिक प्रभाव पर कार्य करते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल किस सिद्धांत पर काम करता है, तो रासायनिक प्रभाव पर। बैटरी किस सिद्धांत पर काम करती है, रासायनिक प्रभाव पर काम करती है। अब हम लास्ट चौथा जो प्रभाव है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव के बाद में हम लोग शारीरिक प्रभाव के बारे में देखते हैं। तो शारीरिक प्रभाव, विद्युत धारा का शारीरिक प्रभाव, फिजिकल इफेक्ट। दोस्तों, हमारे शरीर में 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज की जब धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है, यानी कि 90 वोल्ट पर विद्युत धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारे शरीर को झटका लगता है, विद्युत का झटका लगता है। दोस्तों, ये जो विद्युत का झटका लगने की मात्रा, विद्युत झटके की मात्रा लाइन धारा के मान पर निर्भर करती है। लाइन धारा के मान पर निर्भर करती है, धारा के मान पर निर्भर करती है। दोस्तों, ये इस प्रकार का FCA में क्वेश्चन भी पूछा गया था और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछ भी लिया गया है और पूछा भी जा सकता है। तो विद्युत धारा का झटके की मात्रा किस पर निर्भर करती है, तो लाइन धारा के मान पर निर्भर करती है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।